गुड मॉर्निंग। हम पढ़ेंगे पार्ट 8 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश प्रशासन और नीतियाँ। ब्रिटिश 1858 ईस्वी के बाद में जो ब्रिटिश सरकार का प्रशासन था उसकी नीतियाँ और उसका प्रशासन किस प्रकार से था जानिए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में क्या क्या प्रशासनिक परिवर्तन किए गए, तो हम इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में वीरों ने अपना बलिदान देते हुए भारत में अंग्रेजी प्रशासन पर प्रहार किया। न केवल अपनी शक्ति का परिचय दिया वरन अपनी शासन की नींव हिला डाली, अंग्रेजी शासन की नींव हिला डाली। यद्यपि अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के रणबांकुरों का कठोरतापूर्वक दमन किया गया, किंतु इस घटना ने इंग्लैंड की सरकार को झकझोर कर रख दिया। यहाँ से भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार भारत के बारे में नए सिरे से विचार करने के लिए विवश हुई। परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश सरकार ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन करना आरंभ कर दिया। पिछली कक्षा में हमने पढ़ चुके हैं कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के लिए हमारे देश के वीरों ने बहुत बलिदान दिया और अपना शक्ति का परिचय देते हुए ब्रिटिश सरकार को ललकार दिया और इंग्लैंड की सरकार को झकझोर कर रख दिया था। इसको देखते हुए प्रशासन में व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया था। इस कारण से ब्रिटिश सरकार ने अपनी व्यवस्थाओं में सुधार करे और परिवर्तनों का निर्णय लिया कि हमको परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो वीर थे वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर हावी होने लगे थे। नवीन प्रशासनिक स्वरूप उनका फिर प्रशासनिक का स्वरूप किस प्रकार से बनाया गया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भयभीत ब्रिटिश सरकार ने भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध उत्पन्न हुए असंतोष के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को उत्तरदायी ठहराया कि भारत में जो अंग्रेजों के खिलाफ उत्पन्न हुआ था, विरोध उत्पन्न हुआ था, उसके लिए किसको दोषी ठहराया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। बोला कि आपके कारण से ये हमारे ऊपर हावी हो गए। उनके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक व आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप ही सन 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। अतः ब्रिटिश सरकार भारत के कंपनी शासन को समाप्त करने के लिए कृत संकल्प हो गई। उन्हें ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को बंद करने के लिए संकल्प ले लिया था। इस प्रकार से वे डर गए थे और अपनी नीतियों में परिवर्तन लाने लगे। 1858 ईस्वी का अधिनियम 1858 का अधिनियम पारित किया गया। ब्रिटिश सरकार ने 1858 ईस्वी का अधिनियम पारित किया। अपनी प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन की सोच को क्रियान्वित करते हुए सर्वप्रथम 1858 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसे 1858 ईस्वी का अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए गए हैं। 1858 ईस्वी का नियम पारित किया गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन मतलब उनका शासन को समाप्त कर दिया गया। भारत का प्रशासन सीधे इंग्लैंड की महारानी के अधीन कर दिया। उसके बाद उन लोगों ने भारत का प्रशासन सीधे इंग्लैंड की महारानी के अधीन कर देकर उनके हाथों में सौंप दिया कि इसका वो सब जो भी कार्य है वो कौन करेगा? इंग्लैंड की महारानी। वारसराय को भारत में इंग्लैंड की महारानी का प्रतिनिधि बनाया गया। वारसराय को भारत का प्रतिनिधि बनाया गया एवं भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इंग्लैंड में भारत सचिव एवं उसकी परिषद का निर्माण किया गया। एक सचिव बनाया और परिषद को बनाया गया, जिससे भारत में वे अपना निर्माण कर सकते हैं और नियंत्रण कर सकते हैं। भारत सचिव को भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंप दिया। भारत का सचिव को भारत के का उत्तरदायित्व सौंप दिया गया कि ये आपको उत्तरदायित्व निभाना है और आपको सब जो भी कार्य है करना है, प्रशासन को शासन को चलाना है। इंग्लैंड की महारानी ने फिर जो घोषणा की, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिल को भारत का प्रथम वारसराय बनाया गया था। इसी समय इंग्लैंड की महारानी ने घोषणा जारी की, जिसे भारत में कैनिल के इलाहाबाद में एक दरबार में पढ़ कर सुनाया गया। अपनी घोषणा में महारानी ने कहा था कि अंग्रेज राज्य में भारत अब कोई नवीन क्षेत्र नहीं मिलाया जाएगा। अंग्रेजी राज्य में भारत का कोई भी नया राज्य नहीं मिलाया जाएगा। भारतीयों के रीति रिवाजों एवं प्राचीन परंपराओं का सम्मान भी किया जाएगा। न्याय में समानता, उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया जाएगा।
भारतीय प्रजा को ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा। इस प्रकार से इंग्लैंड की महारानी ने घोषणा दी थी कि सभी को समान दिया जाएगा, उनकी परंपरा और प्राचीन रीति रिवाजों पर को भी सम्मान दिया जाएगा। इस प्रकार से घोषणा की थी। इंग्लैंड से भारतीय प्रशासन का नियंत्रण, अब इंग्लैंड से ही सीधा हमारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण किया जा रहा था। इंग्लैंड के द्वारा हमारे भारत को नियंत्रित किया जा रहा था। इस समय तक ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार विश्व के अन्य देशों में होने लगा था कि इंग्लैंड के आर्थिक हित के लिए भारत और भारतीय संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया जाने लगा था। भारतीय संसाधनों से इंग्लैंड दूसरे देशों में युद्ध का खर्च वहन करता था, इसलिए भारत की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का नियंत्रण इंग्लैंड से किया जाने लगा। भारतीय संसाधनों से इंग्लैंड दूसरे देशों का खर्च वहन करता था। भारत के जो संसाधनों से जो खर्च आता था, पैसा आता था, उसका खर्चा वहन दूसरे देशों में खर्च करता था। दूसरे युद्धों को खर्च करना, दूसरे देशों में युद्ध करने के लिए हमारे यहाँ का पैसे का उपयोग किया जाता था। इसीलिए भारत की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था नियंत्रण इंग्लैंड के हाथ में सौंप दिया गया। भारत सचिव एवं सचिवालय, भारत सचिव एवं सचिवालय बनाया गया। 1858 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत भारत सचिव के पद का निर्माण किया गया तथा उससे भारत की सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी गई। 1858 अधिनियम के अंतर्गत भारत में एक सचिव पद का निर्माण किया गया, सचिव का पद बनाया गया और उसे भारत का संपूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई। एक सचिव बनाकर उसको बोल दिया कि आपको एक पूरे भारत की जिम्मेदारी सौंपी जाती है और आपको इसी के अनुसार आपको इसका निर्वहन करना है। वह इंग्लैंड में रहकर भारतीय प्रशासन का पूर्ण ध्यान रखता था। वह इंग्लैंड में रहता वो भारत का पूरा ध्यान रखता था तथा इंग्लैंड की संसद के प्रति उत्तरदायी था। इंग्लैंड की संसद के प्रति भी उसका उत्तरदायित्व होता था। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य की एक परिषद बनाई गई थी। इंग्लैंड में इस कार्यकाल को भारत सचिवालय कहा गया था। इंग्लैंड में इस कार्यालय को क्या कहा गया था? भारत सचिवालय कहा गया था। इस कार्यालय को, जो कार्यालय बनाया गया था, उसको भारत सचिवालय कहा गया। इसे इंडिया ऑफिस भी कहा जाता था। इसके अनेक विभाग बनाए गए थे। सेना का पुनर्गठन, 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के साथ शासन की नींव हिला डाली थी, जो अंग्रेजों की कल्पना के परे थे। अंग्रेजों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा और भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों की नींव को हिला डाला। भारत में पुनः सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र न उठा सके, इसलिए सेना ने पुनर्गठन की ओर विशेष ध्यान दिया। अंग्रेजों ने सोचा कि ये फिर से हमारे ऊपर आंदोलन ना कर सके, हमारे पर युद्ध ना कर सके, इसलिए उन्होंने फिर से शस्त्र न उठा सके, इसलिए उन्हें फिर से सेना का गठन किया गया। भारतीय सेना को संगठित एवं सुदृढ़ किया गया। प्रशासनिक विभाजन, प्रशासन का विभाजन हो गया। फिर इस प्रकार से प्रशासन में विभाजन हो गया। 1858 ईस्वी के पश्चात प्रशासन व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। 1861 ईस्वी के अधिनियम से प्रशासनिक व्यवस्था के विभाजन की एक नवीन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। प्रांतों में विभाग परिषद गठित हुई। 1862 ईस्वी में बंगाल व बंबई में, 1886 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में, 1894 में पश्चिमी बंगाल, 1905 में असम की विधान परिषदें गठित हुई। नवीन प्रांतों के गठन के साथ विधान परिषदें भी स्थापित होती गई। 1919 ईस्वी के अधिनियम के साथ दोहरी शासन व्यवस्था लागू की गई। 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्ता लागू की गई। इस प्रकार से विभाजन होते गए और विधान परिषदों को गठित किया जाता है। प्रांतीय सरकारों को भूमि कर, आबकारी कर, राजकीय स्टाम्प, विधि व न्याय पर नियंत्रण कर अधिकार प्रदान कर दिए गए। सभी को अपने अपने प्रांत में भूमि का कर, आबकारी कर, राजकीय विधि न्याय नियंत्रण का अधिकार प्राप्त था। आगे चलकर इसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हुए। इसमें आगे चल के फिर और संशोधन किया गया और बदलाव किया गया। स्थानीय प्रशासन, अब स्थानीय प्रशासन किस प्रकार से था? अंग्रेजी सरकार के प्रमुख नीतियों में स्थानीय प्रशासन का महत्वपूर्ण स्थान था। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई व्यवस्थाओं कुछ आंशिक परिवर्तनों के साथ आज भी भारत में विद्यमान है।
आंशिक कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ आज भी इस अंग्रेजी द्वारा लागू की गई व्यवस्था आज भी आंशिक रूप से हमारे यहाँ लागू है, विद्यमान है, चलती आ रही है। जो 1861 ईस्वी के पश्चात जिला परिषद एवं नगर परिषद जैसी संस्थाओं की आवश्यकता महसूस हो गई। फलस्वरूप 1865 में मद्रास में, 1867 में पंजाब तथा 1868 में उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाएं स्थापित की गई। नगर पालिकाओं को की कमी को महसूस करते हुए नगर पालिकाएं बनवाई गई और 1861 से शुरू होकर 1867-68 तक नगर पालिकाएं का स्थापना प्रारंभ हो गई। आगे चलकर नगर पालिका अधिनियम पारित कर नगर पालिकाओं को कर लगाकर वित्तीय रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए अवसर प्रदान किए गए। उनको बोल दिया गया कि आप कर ले सकते हैं और उससे आप अपनी मजबूती बना सकते हैं, स्वावलंबी बन सकते हैं, अपने देश को चला सकते हैं, अपना खर्चा वह कर सकते हैं। इससे एक और जहां नगर पालिकाओं की आमदनी में वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर चुनाव प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला। भारत में स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया था। उसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 1881 से 1882 ईस्वी तक अधिनियम पारित करके स्थानीय स्वशासन के नियमों में वृद्धि होती गई, किंतु अंग्रेज अधिकारी की तानाशाही के कारण भारतीयों को इसका वास्तविक लाभ नहीं मिल पाया। व्यवस्था तो बहुत अच्छी बनाई गई, फिर भी किंतु इसका लाभ हमारे भारतीयों को इसका वास्तविक लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि इनकी तानाशाही के कारण ही हमारे देश को नुकसान होते रहा। अब हमारी आर्थिक नीति 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति में परिवर्तन किया गया। भारतीय प्रशासन के पूर्ण दोहन एवं शोषण की प्रवृत्ति को अपनाया गया। आर्थिक नीति को कैसे बनाया गया? इनकी दोहन नीति, भारतीय संसाधनों को पूर्ण रूप से शोषण की नई नीति को अपनाया गया। ब्रिटिश सरकार ने आयात कर समाप्त कर दिया, भारत में स्वतंत्र व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी। फलस्वरूप अनेक विदेशी कंपनियां भारत में स्थापित हो गई। सभी को अनुमति प्रदान कर दी कि स्वतंत्र रूप से भारत में आके कोई भी व्यक्ति व्यापार कर सकता है। तो इसके फलस्वरूप बाहर से जो कंपनियां यहाँ आकर स्थापित हो गई, भारत में स्थापित हो गई तथा उनके उद्योग धंधे समाप्त होने लगे। भारत के जो व्यापारी थे उनके उद्योग धंधे समाप्त होने लगे, भारतीय उद्योगों का शोषण होने लगा। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियां केवल इंग्लैंड के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। ब्रिटिश सरकार ने जो आर्थिक नीतियां बनाई थी वो केवल किसके लिए? इंग्लैंड के हित में, इंग्लैंड के हित को ध्यान रखते हुए नीतियां बनाई गई, जिससे हमारे भारत को नुकसान होते गए और वे हमारे ऊपर हावी होते गए। परिवर्तित आर्थिक नीतियों के अंतर्गत केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों के मध्य आय का बंटवारा किया गया। भारतीय किसानों को भूमि कर तथा पट्टेदारी की नीति अपनाकर जमींदार और पट्टेदार जैसे दो वर्गों में विभाजित कर दिया। सरकार की इस नीति के दुष्परिणाम स्वरूप साहूकारों को फलने फूलने का अवसर मिल गया। पट्टेदारी बना दिया गया, लेकिन इस कर के रूप में देने लगने पड़ता है और दुष्परिणाम स्वरूप साहूकारों, जिनके पास जो ज्यादा पैसा था, वो फलने फूलने लगे। क्यों कि अवसर मिल गया, क्योंकि ग्रामीण एवं मजदूर की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती गई। मजदूरों से अधिक काम लेकर कम वेतन दिया जाता था। इसी समय बाल मजदूरी को भी प्रोत्साहन मिलता गया, जो भारत के हित में नहीं था। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप आर्थिक क्षेत्र में भारत का विकास अवरुद्ध हो गया, रुक गया, क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसी नीति अपना ली थी कि जिससे जो गरीब लोग, घर के लोग आते हैं, उनका मेहनत आना कम दिया जाने लगा, मेहनत अधिक लेते थे और लेकिन उनका भुगतान कम किया जाता था और भूमि पर पट्टेदारी के दे दी और उससे भूमि कर लिया जाने लगा। इसके फलस्वरूप साहूकारों को फलने फूलने का अवसर मिल गया और हमारे भारत का विकास अवरुद्ध हो गया, रुक गया। सिविल सेवाएं। अब सिविल सेवाएं, प्रशासन में सिविल सेवा का महत्वपूर्ण स्थान है। सिविल सेवा के माध्यम से नियुक्त अधिकारियों को उच्च सरकारी पद प्रदान किए जाते हैं। यद्यपि 1853 ईस्वी में सिविल सेवा की परीक्षा में भाग लेने की अनुमति भारतीयों को मिल गई थी, किंतु वास्तव में भारतीय इस परीक्षा में भाग नहीं ले पाते थे, क्योंकि यह परीक्षा केवल इंग्लैंड में होती थी। भाग लेने की अनुमति तो मिल गई, किंतु ये फिर भी भारतीय से नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये परीक्षा इंग्लैंड में होती थी।
एवं अंग्रेजी भाषा में होती थी। यह परीक्षा अंग्रेजी भाषा में होती थी, जिसके कारण भारतवासियों को बहुत कठिनाई होती थी। 1853 ईस्वी में जहाँ तक परीक्षा में बैठने की उम्र 23 वर्ष थी, वहीं 1860 ईस्वी में इसे घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया तथा 1876 ईस्वी में 19 वर्ष कर दी गई, जिसे घटाते घटाते कम कर दिया गया। पहले 23 थी, 23 से 21 और 21 से फिर 19 कर दी गई। इससे भारतीयों के सिविल सेवा में भाग लेने के सभी रास्ते बंद हो गए। पहले अंग्रेजी आ गई, फिर उम्र कम कर दिया गया, फिर इंग्लैंड में परीक्षा होने लगी। इस प्रकार से इनके को घटाते गए, जिसके कारण रास्ते बंद होते गए। केवल यूरोप की ही सिविल सेवा के माध्यम से सरकारी विभागों में नियुक्त किए जाने लगे। कालांतर में भारतीयों के आंदोलन एवं मांग से विवश होकर ब्रिटिश सरकार को 1906 ईस्वी में सिविल सेवा में भाग लेने की उम्र पुनः 24 वर्ष करना पड़ी। इसके द्वारा जिन भारतीयों को सिविल सेवा का अवसर मिला वे प्रायः उच्च वर्ग तथा ब्रिटिश शासन के हितैषी रहे हैं। जिनको इसमें भाग लेने के लिए अवसर मिला है वो ब्रिटिश सरकार के हितैषी रहे हैं। ब्रिटिश शिक्षा नीति। आरंभ में भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति का उद्देश्य भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाकर रखना था। 18वीं शताब्दी के आरंभ से ही अंग्रेजी शिक्षा का पहल की जा चुकी थी। 1820 ईस्वी तक भारत में अनेक मिशनरी की स्थापना हो चुकी थी, जो कि अंग्रेजी शिक्षा देने का कार्य कर रही थी, किंतु इसके पीछे उनका उद्देश्य भारतीयों का हित नहीं था। अंग्रेजी शिक्षा दे रहे थे, लेकिन इसके पीछे उनका भारतीयों का हित के पीछे नहीं था। अधिक लोग में ईसाई धर्म का प्रचार व प्रसार होने लगा। 1854 ईस्वी में मूल प्रस्ताव में अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ भारतीय भाषाओं के अध्ययन का भी सुझाव दिया गया। इसी प्रस्ताव में अध्यापकों के प्रशिक्षण का सुझाव भी दिया गया। पहली बार धार्मिक तटस्थता के सिद्धांत पर शिक्षा संस्थानों में अनुदान देने एवं छात्रवृत्ति का प्रस्ताव रखा गया। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने वुड प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया। 1919 ईस्वी के अधिनियम शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी प्रांतीय विधानमंडलों को सौंप दी गई थी। भारतीय राजाओं के संबंध। भारतीय एवं राजाओं के संबंध। 1858 ईस्वी में भारत में छोटे बड़े लगभग 562 राजा थे। इंग्लैंड की महारानी ने अपनी घोषणा में कहा था कि भारतीय राजाओं के अधिकार एवं सम्मान का हनन नहीं किया जाएगा। इससे पूर्ववत सुरक्षित रखा जाएगा। यद्यपि महारानी द्वारा राजाओं के सम्मान व अधिकार का वादा किया गया था, किंतु उसका पालन नहीं किया गया। 1874 ईस्वी में बड़ौदा के राजा मल्हार राव गायकवाड़ को सिंहासन से हटाकर उसके वंशज को सिंहासन पर बिठाया गया। बड़ौदा के राजा मल्हार गायकवाड़ को सिंहासन से हटा दिया और उसके ही परिवार के सदस्य को सिंहासन पर बिठा दिया गया। 1876 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी को भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया। अब संपूर्ण भारत की सर्वोच्च शासक इंग्लैंड की महारानी हो गई थी। भारतीय राजाओं के आंतरिक व बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की हो गई थी। जो भी राजाओं की बाहरी और आंतरिक जो जिम्मेदारियां थी वो किसकी थी? इंग्लैंड की हो गई थी। राजाओं के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप बढ़ने लगा। राजाओं के आंतरिक मामलों में भी ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप बढ़ने लगा, वह उसमें दखल देने लगे। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय राजाओं के लिए विदेश जाने के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया था। यह भारतीय राजाओं की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय राजाओं की सेना को न केवल कम कर दिया गया, वरन उसे अंग्रेजी अधिकार के नियंत्रण में ले लिया गया। कम भी कर दिया और उनकी सेनाओं को अधिकार में ले लिया, अंग्रेजी अधिकार में ले लिया गया। 1947 ईस्वी में माउंट बेटन योजना में भारतीय राजाओं को उनकी स्वेच्छा अनुसार भारत या पाकिस्तान में बने रहने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। वास्तव में 1857 के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो और राज करो की नीति को पालन किया, जिससे भारत समाज शोषक एवं शोषित दो वर्गों में बढ़ गया। एक शोषक वर्ग बन गया और एक शोषित वर्ग बन गया, जिससे एक शोषण करता और दूसरे का शोषण होता है। इस प्रकार से बढ़ गए। उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया और लोगों को आपस में भड़का दिया। देशों में आर्थिक कट्टरता, सांप्रदायिक एवं जातिवाद के समीकरण बन चुके थे। भारतीय संपदाओं का पूर्ण दोहन किया जाने चुका था।
आवश्यकता थी कि नवीन एवं स्वतंत्र भारत के सुनियोजित एवं आर्थिक विकास हेतु संगठित की जाए, जिसे 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के साथ क्रियान्वित किया की प्रक्रिया में आरंभ किया गया। इसी प्रकार से हमारा देश लड़ते 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 गए और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित करने लगे कि क्रिया में लिया गया और हमारा देश आज़ाद हुआ। और 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने ऊपर हावी होते हुए देखकर सब नीतियों में परिवर्तन करते करते भारतीयों को गुलाम बनाए रखा। इस प्रकार से हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।